नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहा हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम सहित एक एक कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ के दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की छवि और उनकी तरफ से किए गए विकास कार्यों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र में 500 से ज्यादा प्रश्नों पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी शांतिपूर्ण तरीके के सत्र को चलाने में सहयोग देने की सभी से अपील की है। सत्र आज से आहूत हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी हमारे साथ हैं। मैडम, आज से आहूत हो गया है सत्र। सत्र आहूत हुआ है, भराड़ीसैंण में है और हम बहुत सब खुश हैं कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पर और प्रश्न करीबन 500 लगे हैं। साथ ही साथ कुछ विधेयक भी आएंगे और हमारा बजट भी आ रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण सत्र है। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि अपनी बातों को रखें और सरकार से निवेदन करूंगी कि उन प्रश्नों के जवाब। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी हमारे साथ ही, जो कि सत्र के दौरान पहुंचे। भाई साहब, क्या कुछ विषय रहने वाले हैं इस मानसून सत्र में आपके? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने मानसून सत्र यहाँ पे आहूत किया। बड़ा उत्साह भी है सभी विधायकगणों से, और मैं तो उसे परेशान हूँ। मेरी विधानसभा में तो आज भी आपदा आ गई है। मैंने वहाँ पे इस समय सारे अधिकारियों को भेज दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रश्न लगे। और देखो चर्चा क्या क्या होती है, आपको सब दिखेगा जी। इस बार ये भी विषय उठ रहा है कि जो सत्र की अवधि है वो कम रखी गई है, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो ऐसा है कि विधान उनकी सत्ता और दोनों पक्षों की जब बैठक होती है उसमें निर्णय लिया जाता है। इसे जैसा भी होगा वो आपको उस अभी आपको पता नहीं जी। तो विधानसभा का सत्र आज से आहूत हो गया है और ऐसे में तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। आप देख सकते हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं कैलाश यातोड़ी और शैला रानी रावत को। और ऐसे में क्योंकि ये दिवंगत विधायक हैं, विधानसभा का सत्र आज से आहूत हुआ है और ऐसे में तमाम विषय भी उठाए जाएंगे, तमाम विषयों पर बातचीत भी होगी और ऐसे में विपक्ष के नेता भी लगातार सरकार को घेरने का काम करेंगे। मैम, एक मिनट आपसे चाहेंगे कि किस तरह के विषय इस बार के सदन में आप उठाने जा रहे हैं, हालांकि अवधि बहुत कम है आपसे? जी, निस्संदेह अवधि जो है इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब अवधि बढ़ेगी तभी ज़्यादातर जो जनहित के मुद्दे हैं, क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे जो हैं, वो हम सदन के पटल पे रख सकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए। रही बात, आप देख रहे हैं मुद्दे ही मुद्दे हैं। सरकार हर फील्ड पे जो है वो विफल हो रही है जन आकांक्षाओं को पूरा करने में। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं। उसी प्रकार से आपदा जो है, हम पिछली बार भी बोले, हर वर्ष हम बोलते हैं, लेकिन उसका वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को बहुत गहनता से सोचना चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति बोल कर नहीं होती, उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। सरकार साधन संसाधन हर चीज़ उपलब्ध होती है, उसका सदुपयोग करके जनता के हित के लिए करें। सरकारें बनती ही इसलिए हैं, जनप्रतिनिधि चुने ही इसलिए जाते हैं। इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैम, हरिद्वार ग्रामीण से आप आती हैं, किसान बाहुल्य क्षेत्र है आपका, किसानों की समस्याओं को उठाएंगे इस बार? बिल्कुल, हम किसान, मेरा क्षेत्र जो है किसानी से जुड़ा हुआ है। सारे गांव जो है किसान वहाँ पर रहते हैं और किसानों की समस्या ऐसी समस्या है जो कभी नहीं खत्म, क्योंकि जितना वो हमें देता है अन्नदाता, शायद हम उसका 10वां हिस्सा भी जो है उनको नहीं लौटा पाते। आप आपदा में हर वर्ष किसान परेशान रहता है, उसके लिए उसको मुआवजा नहीं मिलता। और जो मुआवजा सरकार देने की बात करती है, अगर हम देखें जितना वर्क उस पे होता है, जो मेहनत किसान लगाता है, उसका कुछ भी हिस्सा नहीं है। 10 से 12 हज़ार रुपया जो है वो किसान की मेहनत लगती है अपनी खेत पे, लेकिन उसका कुछ भी हिस्सा उसको किसान को नहीं मिलता। तो ये मुद्दों को लेकर जाएंगे, गन्ने के विषय को लेकर हर मुद्दे को हम उठाने की कोशिश करेंगे, जो भी समय हमें मिलेगा। मैडम, सदन में तो आप लोग हैं, लेकिन सड़कों पर भी जिस तरह से हरीश रावत जी भी हैं, लगातार वो भी मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं, महिला मोर्चा भी आपकी उठा रही है, तो किस तरह से उनके उस चीज़ों को भी आप लोग देख रहे हैं? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, आप पिछले 6-7 साल में राज्य का डेटा उठा लें, सब
असुरक्षित है। और हिमालयन राज्यों में अगर हम देखें तो हम अव्वल चल रहे हैं जहाँ पर महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अभी अभी कुछ समय पहले आईएसबीटी का जो आया सामने, दिल को दहलाने वाला है। नर्स के साथ जो हुआ एक, वो दिल को दहलाने वाला है। तो हम किधर को जा रहे हैं? जो राज्य महिलाओं के द्वारा प्राप्त, वहाँ पर अगर आज महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं तो ये बहुत सोचने की विषय है। हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो कर रहे हैं वो भी जनहित को, क्योंकि उनका 60 साल का जीवन जो है वो राजनीति और समाज के कार्यों में निकला। और वो भी एक समाज सेवी के रूप में सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जनता के लिए काम करें, जनता के हित के लिए कार्य करें। धन्यवाद मैम हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो जो विधायक मैडम है वो भी बता रही थी कि किस तरह की जो विषय है वो विपक्ष उठाने का काम करेगा। और ऐसे में क्योंकि ये सत्र आज से आगाज हो गया है, लगातार आज से सत्र शुरू हो गया है। विधायक जी भी हमारे साथ है, विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी, आज से सत्र आहूत हो गया है, किस रूप में देखते? आज तो पहले अपनी साथी सहयोगी विधायिका शैला रानी जी को श्रद्धांजलि और गहलोत्री जी को, धामी जी को धन्यवाद करते हैं कि आंदोलनकारी जो उत्तराखंड के, उनके लिए आरक्षण का जो 36-10% किया है उसकी बधाई। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को बधाई। आपदा पे जो नई गाइडलाइंस उन्होंने भेजी है उसके लिए उनका आभार। विधायक खजान दास ने उत्तराखंड में आपदा को लेकर केंद्र की मदद के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि सत्र चल रहा है, अगर अवधि की बाधा बनेगी तो सत्र के समय को बढ़ाया जा सकता है। वहीं साथ ही तमाम विधायकों ने कहा कि क्षेत्र के मुद्दों को भी उठाया जाएगा। विधायकों का कहना है कि ये सत्र ऐतिहासिक रहने वाला है। खजान दास जी भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, विधायक राजपुर। सर, किस तरह से देख रहे हैं, आज से सत्र का आगाज हो गया है? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, कि इस समय आपदा के जो मानक थे उसमें परिवर्तन किया है उन्होंने। और ये क्योंकि भारत के नॉर्म्स के हिसाब से आपदा की गाइडलाइन चलती है, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। जी सर, क्योंकि 3 दिन का ये सत्र है और ऐसे में विपक्ष लगातार ये सवाल जरूर उठा रहा है कि सत्र की अवधि कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। देखिए, सत्र कामकाज के अनुसार चलता है। कार्य मंत्रणा समिति तय करती है कि कितना सत्र को चलना है, कितना आपके पास कामकाज है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। सर, मानसून में हालात भी देख रहे हैं आप, और ऐसे में गैरसैंण में सत्र भी है। और देखिए, बहुत लंबे समय बाद सत्र गैरसैंण में हो रहा है और गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि गैरसैंण में ही सत्र हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई। लगातार मुद्दे उठाने का काम करते रहेंगे सर? बिल्कुल, लगातार मुद्दे उठेंगे। जैसे मुद्दे आएंगे हर मुद्दे का, हर सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। धन्यवाद सर। खजान दास जी को आप सुन रहे थे, जो कि बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे। आपसे भी जानना चाहेंगे, सत्र का आगाज हो गया है, किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहें? तो गैरसैंण तो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार रहेगा और उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जो यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने जो आपदा ग्रस्त हमारा जो प्रदेश है, इसमें आपदा के नियमों को ढील देते हुए जिस प्रकार भारी बजट बढ़ाया है, उससे यहाँ क्रियान्वित होने में मदद मिलेगी और उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक ये सत्र रहेगा। क्षेत्र के मुद्दे भी उठाने वाले हैं? हाँ, पूरे क्षेत्र के सारे मुद्दे उठाएंगे। धन्यवाद सर हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो लगातार विधायक पहुंचे हुए हैं। विधायक काजी निजामुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहला मुद्दा है कि सदन को विस्तृत रूप से चलाएं, फिर आपदा, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, बलात्कार की स्थिति किस रेट पर चल रहे हैं। एसएसपी कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, खनन उनकी जिम्मेदारी है। चिकित्सा सेवाएं चरमराई हुई हैं, आपदाग्रस्त है प्रदेश, शिक्षक विहीन स्कूल हैं। तो सभी इन मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। चर्चाएं विस्तृत रूप से जब होंगी, जब सदन चलेगा। लेकिन 3 दिन के सदन में क्या चर्चाएं संभव है? सब 3 दिन कहाँ, 2 दिन, 1 दिन तो चलेगा ही नहीं। तो क्या इसमें उठा पाएंगे सर आप लोग? कोशिश करेंगे। हम ये भी कहेंगे कि सदन का कार्यकाल बढ़ाया जाए। धन्यवाद सर हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर लगातार पहुंचे हुए हैं विधायक और बातचीत भी कर रहे हैं, और तमाम मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई सारे विधेयक टेबल पे रखे जाएंगे। मैं समझती हूँ कि सत्र बहुत उपयोगी है, उत्तराखंड के हित में है, उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप है। धन्यवाद मैम हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी भी हैं। सर, एक कमेंट आपसे चाहेंगे। सत्र
की पूरी तैयारी है और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए विधायकों के द्वारा उनका सबका जवाब देने के लिए हमने जो है पूरी तैयारी कर रखी है और कई विधेयक इस बार सत्र में आ रहे हैं जो कि राज्य के लिए बहुत लाभदायक हो। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष के सवाल होंगे उनका पर भी जवाब देने का काम किया जाएगा, उनको भी आंसर किया जाएगा। विधायक जी, क्या कुछ आप कहेंगे? सदन की कार्यवाही भी लगातार शुरू हो गई है। आज पहला दिन है और हमारे सम्मानित विधायक केदारनाथ और हमारे पूर्व विधायक जो हैं उनका कंडोलेंस का दिन है। आज हम सबको दुख है कि आज वो हमारे बीच नहीं है और मेरा एज ए विपक्ष ये कहना है कि सरकार को हाउस लंबा चलाना चाहिए। सरकार हाउस के दिन को बहुत छोटा कर दे रही है, सवालों से बचना चाहती है। मेरा तो सरकार से आग्रह है कि इस हमारे प्रदेश की उन्नति के लिए हाउस को लंबा चलाएं। जी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद हैं और साथ ही कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं और ऐसे में अभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज सदन शुरू हो गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद है। सर, आज से सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है, सर क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा का मानसून सत्र यहाँ पर आयोजित किया गया है जिसमें लगभग 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और 3 दिन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पास किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण में महावीर चंद सिंह गढ़वाली जी की प्रतिमा के पास 1 घंटे तक मौन उपवास पर बैठे। उनके साथ ही सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भी मौन उपवास किया। दरअसल हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी की सरकार ने गैरसैंण की उपेक्षा की है। इसे लेकर उन्होंने सत्र के पहले ही मौन उपवास की घोषणा की थी। सितंबर से बीजेपी देश में व्यापक सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। इसी को लेकर कार्य समिति का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और निश्चित ही समय अवधि में ही हमारा सदस्यता अभियान चलाया जाता है। भट्ट ने बताया कि हम हर बार शून्य से सदस्यता अभियान शुरू करते हैं। पिछले साल 16 लाख सदस्यों को पार्टी से जोड़ा गया था और इस बार ये लक्ष्य 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार सदस्यता अभियान का केंद्र पोलिंग बूथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी सदस्यता एक निश्चित समय पर होती है और जब सदस्यता होती है 0 से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी 0 से सदस्यता प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है। इसके बाद हमारी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और मंडलीय कार्यशालाएं होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है और मैं कह सकता हूँ कि एक उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी सदस्यता का क्रम बढ़ेगा और इस बार सदस्यता का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगे जिनमें सदस्यता के स्वरूप को। तो आपको बता दें कि इस बार भाजपा ने 20 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पिछली दफा अगर बात करें तो 16 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ा गया था। ये सदस्यता अभियान इस वजह से भी इस बार खास हो जाता है क्योंकि पोलिंग बूथ से इसे शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी का संगठन और ज्यादा मजबूत हो, इसको लेकर ये कसरत अब शुरू हो गई है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हिमांशु, और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर और जो सदस्यता अभियान शुरू होगा इसकी पूरी तरीके से रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई है? जी बिल्कुल रवि, भाजपा प्रमुख संगठन क्योंकि अब जो कमर कस चुका है, लोकसभा चुनाव के बाद लगातार भाजपा की बैठकों का दौर शुरू था। पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद अब ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हो रही है। इससे पूर्व भी एक व्यापक प्रदेश कार्य समिति भाजपा ने आयोजित की थी। अब ये यहाँ पर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दूसरी कार्य समिति है क्योंकि ये अब 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का अभियान जो है भाजपा व्यापक स्तर पर चला रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हम हर बार शून्य से जो है
सदस्यों को जोड़ने का काम शुरू करते हैं और इस बार 20 लाख सदस्यों को हम अपने कुनबे में शामिल करेंगे। इसी के साथ ही पोलिंग बूथ जो हो वो इस बार मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा और बूथ किस प्रकार मजबूत हो सके, बूथों पर किस प्रकार से अधिक सदस्य जो है वो जुड़ सके, उसको लेकर ये सदस्यता अभियान चलाएगा और तमाम नेताओं के दायित्व इसमें निर्धारित किए जाएंगे। तमाम संगठन के पदाधिकारियों के जो है दायित्व निर्धारित किए जाएंगे और किस प्रकार से भाजपा संगठन को और मजबूती प्रदान की जाए उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है हिमांशु, आप कह रहे हैं और कि इस वक्त जो है किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, इस वजह से सदस्यता अभियान शुरू किया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में SC/ST के लोगों ने धरना दिया है। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से बसपा ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया उसमें सभी राजनीतिक दलों का सफल समर्थन मिल रहा है। अगर आरक्षण जल्द नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी और SC/ST के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें जो है क्रीमी लेयर का जो वर्गीकरण का जो इन्होंने प्रस्ताव पास किया है, इसके विरोध में बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया है 21 तारीख को। इसके विषय में हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सभी लोगों का जो है इस सफल विरोध प्रकट करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए सभी लोगों का समर्थन है, जिसमें कि हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं और जिनके साथ ये वर्गीकरण किया जा रहा है, जब जातिगत गणना हुई नहीं है तो ये किस तरीके से जो है इसका वर्गीकरण किया जाए। देखिए, ये सरकार जब से बैठी है ये गैर संवैधानिक कार्य कर रही है। अभी जो है ये क्रीमी लेयर का मुद्दा उठा और ये जाति के अंदर उप वर्गीकरण किया गया, ये संविधान के विरोध है। धारा 342 दोनों इसका मतलब विरोध करती है। और 7 जजों की पीठ ने जब इसके लिए फैसला सुनाया तो उसमें एक जज बेला त्रिवेदी थी, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने 5-6 जजों की पीठ को ठुकरा दिया कि यह आपका फैसला गलत है। और जो जिस तरह से क्रीमी लेयर का दिया गया कि एक व्यक्ति को एक ही बार सरकारी नौकरी में सुविधा मिलेगी, एक बार अगर उसने नौकरी ले ली तो आने वाली 10 पीढ़ी चाहे कि कितनी भी गरीब हो जाए उसको फिर दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। ये कुल मिलाकर के मोदी सरकार लगातार सामाजिक न्याय की अवधारणा है। आरक्षण क्या है? आरक्षण है सामाजिक न्याय की अवधारणा, यानी कि इस देश के जो गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। लेकिन उस न्याय की अवधारणा को किनारे कर रहे हैं और उसी के खिलाफ जो SC/ST समुदाय है, जो भी प्रगतिशील लोग हैं, उतरे हैं और हम मांग करना चाहते हैं कि आरक्षण को नवीन अनुसूची में शामिल किया जाए। धारा जो 341 है, अनुच्छेद 341 है, उसके तहत केवल संसद और राष्ट्रपति ही इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि कौन सी जाति आरक्षण में शामिल होगी, कौन सी नहीं होगी, और किसी को भी इस तरह की व्याख्या का अधिकार नहीं है। इसको वापस। हल्द्वानी में हिंदुवादी संगठन ने देश में बढ़ रहे महिला अपराध के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी के जरिए एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है, जिसमें उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान हिंदुवादी संगठन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आज जिस तरह से देश में रेप, हत्या और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये एक निंदनीय विषय है। आज विश्व हिंदू महासंघ के समस्त सदस्य और पदाधिकारी 9 अगस्त को जो पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ बड़ी निर्मम बलात्कार और हत्या की हुई थी और रुद्रपुर में 31 जुलाई के आसपास जो हमारी नर्स के साथ तस्लीम जहां हैं, जो उनके साथ जो रेप के बाद हत्या की गई थी, उसी के संबंध में आज हमने अपने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये बताया कि इनके साथ न्याय होना चाहिए और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और सख्त से सख्त उसका कानून बनना चाहिए। इस संबंध में आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद जूना अखाड़े की देश में स्थिति सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया गया है। जूना अखाड़े की ओर से 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक पायलट बाबा को हरिद्वार के कनखल में भूत समाधि दी जाएगी। हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा आज करीबन 4 बजे ब्रह्मलीन हो गए। पायलट बाबा के जाने का बहुत अत्यंत दुख है
और उनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। वरिष्ठ महामंडलेश्वर के पद पे रहे और उनके कार्य तो पूरे देश भर में धार्मिक कार्य चलते रहे। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।